Please let me know if there are any doubts. Then let's start the class. नहीं है doubts तो it's okay. Just write no doubt. तो हम लोग ना प्रोनाउंस कर रहे थे. कोई प्लीज मुझे याद कराएगा हम लोगों ने कितना फिनिश किया था? Can anyone please help me recall? देखो प्रोनाउन क्या होते हैं, जल्दी से मैसेज करो कि हमने कितना चैप्टर पढ़ लिया था, कौन सा लास्ट टॉपिक था जो हमने रिवाइज किया था. Meanwhile, I'll just make you revise whatever concepts we have studied, right? A 2-minute quick revision. चलिए देखिए, देखो प्रोनाउन क्या होता है. प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स हैं जो बेसिकली सेंटेंस में किसको रिप्लेस करते हैं? नाउन को रिप्लेस करते हैं. ठीक है, ये सेंटेंस है मिसेस शुक्ला बीइंग अ गुड टीचर शी इज लाइक्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. यहाँ पे मिसेस शुक्ला क्या है? नाउन. बीइंग अ गुड टीचर, मिसेस शुक्ला इज लाइक्ड बाय ऑल. यहाँ पे मिसेस शुक्ला को किसने रिप्लेस किया? एक ऐसे वर्ड ने. ठीक है, ताकि रेपिटेशन ना हो नाउन की. तो इस वर्ड को क्या बोलेंगे? प्रोनाउन. ऐसे ही बहुत सारे टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं. 10 टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे. पर्सनल, पोजेसिव, रिफ्लेक्सिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, रिलेटिव, इंटेरोगेटिव, रेसिप्रोकल, यूनिवर्सल, universal pronoun, and then we have distributive pronoun and indefinite pronoun, right? आई गेस हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक पढ़ चुके थे. जितना मुझे याद आ रहा है, आप लोग मुझे फिर भी याद करा दो कितना हमने पढ़ लिया है, रेगुलर स्टूडेंट्स जो हैं. ठीक है, अभी देखो सबसे पहले क्या था? पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन बहुत ही सिंपल है. पर्सनल प्रोनाउन जो है फर्स्ट 3 पर्सन्स यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन प्रोनाउंस को जो रिप्रेजेंट करता है इनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन. ये जो पर्सनल प्रोनाउन है दे कैन बी सिंगुलर, दे कैन बी प्लूरल. फॉर एग्जाम्पल आई, मी, माई ये सिंगुलर है. वी, अस, आर्स ये प्लूरल हो गया, या नॉर्मल आर बी. ठीक है, सेकंड पर्सन क्या होगा? यू, यू, योर, योर्स ये सेकंड पर्सन हो गया. ही, शी, इट. ठीक है, दे, देम, देयर, देयर. ये सब क्या हो गए? प्लूरल. तो इस तरीके से आप पर्सनल प्रोनाउंस को जो है डिवाइड कर सकते हो, सिंगुलर एंड प्लूरल. ठीक है, उसके बाद इनके कुछ केसेस पढ़े थे. केसेस क्या पढ़े थे? नॉमिनेटिव. नॉमिनेटिव केस क्या है? जब आप इन सब प्रोनाउंस को क्या करते हो? सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह यूज करते हो. एक सेंटेंस है, उसका सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, यू आर गुड इन स्टडीज. यहाँ पे यू जो है इज यूज्ड एज सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई एम हैप्पी. आई जो है वो बेसिकली क्या है? नॉमिनेटिव पर्सनल प्रोनाउन. तो यहाँ पे नॉमिनेटिव केस क्या हुआ कि आई को हम कैसे यूज करें? एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. ठीक है. वी आर गोइंग टू द मार्केट. यहाँ पे वी जो है क्या है? सब्जेक्ट की तरह यूज. इसी तरीके से जब हम कुछ प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करते हैं ना सेंटेंस में, देखो सेंटेंस इज सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. जब सब्जेक्ट की प्लेस पे प्रोनाउन को यूज करोगे तो कौन सा केस होगा? नॉमिनेटिव केस. इसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. सिमिलरली जब ऑब्जेक्ट की जगह पे इनमें से कुछ प्रोनाउंस को यूज करोगे यहाँ पे, तो कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस. इनको हम और क्या इस नाम से जानते हैं? एक्यूजेटिव केस. ठीक है. पोजेसिव में क्या होगा? ऐसे प्रोनाउंस जो हमें क्या शो करते हैं? ओनरशिप या बिलोंगिंगनेस. यही पढ़ के गए थे हम. ठीक है, तो ये जो थे आपके बेसिकली क्या थे? केसेस थे. ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट. ये हम काफी डिटेल में कर चुके हैं. दिस इज जस्ट टू मेक यू रिवाइज सो दैट बीच में जो 2 दिन की छुट्टी थी, अगर आप में से कुछ लोगों ने रिवाइज नहीं किया या नहीं कर पाए हो, तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाए कॉन्सेप्ट. ये देखो, वी, यूज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस. देखो वी एंड आई. वी इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन प्लूरल एंड आई इज यूज्ड फॉर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर. ठीक है, ही एंड शी दोनों सिंगुलर थर्ड पर्सन के लिए यूज होते हैं. यू सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज होगा.
ठीक है, वही टेबल जो मैंने अभी यहाँ पे ड्रॉ की थी। ठीक है, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट देखो, इट का ये जो केस है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इट को हम 3 जगह यूज करते हैं। कौन कौन सी जगह? एनिमल्स, इन्फेंट्स, इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। दूसरा, टाइम, वेदर, डिस्टेंस, टेम्परेचर एंड एनी अदर नेचुरल इवेंट को शो करने के लिए। ठीक है, इट इज यूज ओनली एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट एंड इट हैज नो मीनिंग। इसको सिर्फ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है, एज सच जिसका सेंटेंस में कोई मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जगह हम बेसिकली इट को बेसिकली क्या करेंगे, यूज करेंगे। एनिमल्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और यहाँ पे भी कोई भी नेचुरल इवेंट्स के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। जैसे कि कैसे हो सकते हैं, वो टाइम बताने के लिए, वेदर हो गया, डिस्टेंस हो गया, एंड उसके बाद बेसिकली कोई अदर नेचुरल इवेंट, राइट, टेम्परेचर हो गया। और किस लिए इट यूज होता है? इट एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज होता है इन अ सेंटेंस, जो बेसिकली किस चीज पे एम्फसाइज करता है, विच एम्फसाइजेस ऑन नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, तो इन 3 जगह हम बेसिकली क्या यूज करते हैं? इट यूज करते हैं। देखो ये रहा थर्ड पार्ट। सॉरी, एम्फसाइज ऑन नाउन एंड प्रोनाउन, राइट। देखो, इट वॉज शी, यहाँ किस चीज के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं? शी, ये वही थी जिसने एग्जाम पास किया। इट वॉज दिस गर्ल हु पास द एग्जाम, इट वॉज शी, राइट। दे, देखो दे कहाँ यूज करते हैं? इट जो है, इट का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। इट इज सिंगुलर, दे इज प्लूरल। दे आप किस चीज के लिए यूज करोगे? मैनकाइंड, एनिमल, बर्ड, नॉन लिविंग थिंग्स, यही सब चीजों के लिए आप दे यूज कर रहे हो। इन्हीं को डिनोट करने के लिए। कब? जब एनिमल प्लूरल में गिवन है, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, इन्फेंट्स, नॉन लिविंग थिंग्स जब ये प्लूरल में गिवन है, प्लूरल नंबर में, तो आप दे यूज करोगे, इट यूज नहीं करोगे। इट कहाँ यूज करोगे? जहां पे सिंगुलर में है, जैसे वन एनिमल की अगर बात हुई है, डॉग, राइट। यहाँ पे अगर मल्टीपल डॉग्स की बात हो रही है, प्लूरल नंबर में बात हो रही है, तो आप दे यूज करोगे, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद देखो, देयर आर सम रूल्स विच मस्ट बी फॉलोड, ये हम कर चुके हैं दे वाला। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड देखो कुछ रूल्स हैं। नंबर 1 क्या है? देखो, अगर नॉर्मल सेंटेंस होगा तो क्या सीक्वेंस, अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ये हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं, तीनों को एक ही सेंटेंस में यूज करना होगा, इन वन सेंटेंस। तो आप एक एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस में क्या सीक्वेंस रखोगे? 2 3 1। नेगेटिव सेंटेंस में क्या सीक्वेंस रखोगे? what will be the sequence in negative sentence? 1 2 3। ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, if all the 3 persons, first person, second person and third person, or any 2 out of the 3 person are coming in single sentence, then the order of pronoun is 2 3 1। जैसे कि you, he, I have scored good marks, देखो 2 3 1 यूज किया, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसी तरीके से कोई भी पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस जब होगा तो आप यूज करोगे ये वाला रूल, सेकंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को बाद में, फिर फर्स्ट पर्सन को लिखोगे। अगर कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो 1 2 3 यूज करोगे। जैसे ये देखो, आई, यू, ही आर गिल्टी एंड विल बी पनिश्ड। अब यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है, ये क्या है? सेकंड पर्सन, और ये क्या है? थर्ड पर्सन। तो यहाँ कौन सा नेगेटिव सेंटेंसेस में कौन सा रूल फॉलो हुआ? 1 2 3, यही मैंने देखो यहाँ मेंशन किया। राइट, आई होप इट इज सिंपल, याद आ रहा है सबको? अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या पढ़ा था। पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जो रूल 3 पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? द ऑर्डर टू बी फॉलोड बाय यूजिंग प्लूरल प्रोनाउन। देखो, एफर्मेटिव सेंटेंसेस के केस में देख लिया, नेगेटिव में देख लिया। अभी ये अगर सेंटेंस में आपको प्लूरल प्रोनाउन यूज करने हैं, वी, आर, दे, यू, यही होते हैं ना प्लूरल प्रोनाउन। दिस इज योर फर्स्ट पर्सन, दिस इज योर सेकंड पर्सन एंड दिस इज योर थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउंस को जब भी आप यूज करोगे एक सिंगल सेंटेंस में, तो क्या रूल फॉलो करोगे? 1 2 3। तो भी आप बेसिकली इसी सीक्वेंस में, यही सीक्वेंस रहेगा।
जिसमें आप उन प्रोनाउंस को अरेंज करोगे। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स मेंशन किए गए हैं ठीक है, तो उस केस में आप ऑब्जेक्टिव केस यूज करोगे, यानी आप प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे यूज करोगे या इन स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद यूज करोगे, जैसे लेट मी कंप्लीट दिस वर्ड। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन जो है यहाँ यूज होगा विद दीज वर्ड्स, और या फिर इन वर्ड्स के इमीडिएटली बाद आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। आई होप इट इज क्लियर। रूल नंबर 5 देखो, जब भी किसी भी दो एक सेंटेंस में दो प्रोनाउंस को या दो थिंग्स को आप यूज कर रहे हो, और थिंग्स को यूज करने के लिए आप दो डिफरेंट प्रोनाउंस का यूज कर रहे हो, यहाँ पे अगर नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज हुआ है तो आपको यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, नॉमिनेटिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा। जैसे देखो इस सेंटेंस में यहाँ दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, ही इज एज फास्ट एज मी। ही कोई बॉय होगा और मी यानी मैं। ठीक है, मेरे को किसी बॉय के साथ कंपेयर किया जा रहा है कि वो मेरे जितना फास्ट है। अब जब यहाँ दो पर्सन को आप कंपेयर कर रहे हो, तो आपने यहाँ कौन सा वाला प्रोनाउन यूज किया, यू हैव यूज्ड व्हिच प्रोनाउन ही कौन सा प्रोनाउन है, ही इज योर सब्जेक्टिव प्रोनाउन या नॉमिनेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे भी आपको बेसिकली नॉमिनेटिव ही यूज करना था, ये हमने कौन सा यूज किया, ऑब्जेक्टिव। समझे, देखो ही इज एज फास्ट एज आई, ये करेक्ट है, राइट। तो अगर सेंटेंस में पहला जो पर्सन है उसके लिए नॉमिनेटिव केस यूज किया गया है, तो लास्ट पर्सन के लिए भी नॉमिनेटिव केस यूज करोगे, कब, जब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है समझे, कब यूज करोगे, जब दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, राइट। आई एम सो सॉरी। See, I'm not feeling well since last few days, है ना? I've been taking medicines, but it's taking long to recover. अभी देखो, हो गया। नेक्स्ट देखो, आई होप ये सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये आपके पर्सनल प्रोनाउंस थे। पोजेसिव प्रोनाउन जल्दी से समझ लो। पोजेसिव प्रोनाउन आई गेस सबसे सिंपल प्रोनाउंस है, बिलोंगिंगनेस शो करेंगे, पोजेशन शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल माइन, योर्स, हर, देयर्स, आर्स। नॉर्मल केसेस में आप नाउन इज नॉट यूज्ड आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन। अगर कोई भी सेंटेंस है, सेंटेंस में आपने पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो यूज किया है, तो यहाँ पे आप नाउन यूज नहीं करोगे। ठीक है, राइट। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव है तो आप क्या यूज करोगे, नाउन यूज कर सकते। इस केस में आप नाउन को यूज कर सकते हो, इस केस में आप नहीं यूज कर सकते। ये देखो यहाँ मेंशन्ड है, और ये देखो यहाँ मेंशन्ड है। देखो दिस इज माइन बुक, अब ये क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन। सेंटेंस में पोजेसिव प्रोनाउन के बाद नाउन यूज किया गया है, विच इज रॉन्ग। ये इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस क्या होना चाहिए था, दिस बुक इज माइन। ठीक है, ये करेक्ट सेंटेंस होता। दिस इज योर बुक, दिस बुक इज योर्स, राइट। पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स या ऐसे लगा लो, ऐसे प्रोनाउंस होंगे जो बेसिकली क्या शो करेंगे, पोजेशन शो करेंगे, और एडजेक्टिव की तरह भी क्या करेंगे, काम करेंगे। तो ऐसे प्रोनाउंस जो आपको पोजेशन शो कर रहे हैं और एडजेक्टिव की तरह भी काम कर रहे हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो माय कार डिस्क्राइब कर रहा है किसकी कार, हेंस ये एडजेक्टिव भी हुआ, और माय मतलब पोजेशन दिखा रहा है, हेंस ये पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट। अब यहाँ पे नॉर्मल पोजेसिव एडजेक्टिव जब होंगे, उस केस में आप यहाँ पे नाउन यूज नहीं करोगे आफ्टर पोजेसिव प्रोनाउन। लेकिन जब यही पोजेसिव प्रोनाउन, ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है, जब ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करेगा, नाउन को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब भी कर रहा है, तो उस केस में आप क्या यूज करोगे, नाउन यूज कर सकते हो, राइट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू, इसको ध्यान से समझोगे तो इजी है। ठीक है, आई होप इसमें कुछ कंफ्यूजन ना हो किसी को। अभी देखो, वी कैन यूज, देखो पोजेसिव प्रोनाउंस जो है, यहाँ पे नेक्स्ट जो ये बोल रहा है, पोजेसिव प्रोनाउंस को आप सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस जो है पोजेसिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, यानी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन।
पोजेसिव प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, माई पेन एज वेल एज योर्स, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज हुआ। योर्स इज अ पोजेसिव प्रोनाउन, बिलोंगिंगनेस को शो करता है। दिस बुक इज योर्स, क्या पता चल रहा है किसकी बुक है? योर्स, ठीक है। तो ये किस चीज को यहाँ पे शो कर रहा है? पोजेशन को शो कर रहा है, ठीक है, ओके। व्हेन प्रोनाउन इज प्रिसीडेड बाय ऑफ, अगर कोई भी प्रोनाउन है, अगर प्रोनाउन जो है दैट इज प्रिसीडेड बाय ऑफ, अगर यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है सेंटेंस में प्रोनाउन के, प्रिसीडेड का मतलब क्या है? पहले। अगर किसी प्रोनाउन से पहले ऑफ लिखा हुआ है तो आप वहां पे ऑफ, ऑफ इस केस में क्या यूज करोगे? ऑफ के बाद पोजेसिव प्रोनाउन ही यूज करोगे। जैसे दिस पेन ऑफ योर्स इज लॉस्ट, अगर यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस होती तो, और ऐसे लिखा होता दैट पेन ऑफ फिल इन द ब्लैंक इज लॉस्ट, तो आप यहाँ कौन सा प्रोनाउन फिल करते? ये वाले रूल के अकॉर्डिंगली पोजेसिव प्रोनाउन। जो भी ऑप्शंस होती है उसमें से कौन सा प्रोनाउन फिल करते? ऐसा प्रोनाउन फिल करते जो क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है, किसका? पेन, ठीक है, राइट। यहाँ पे माइन इज आ सकता था, योर्स आ सकता था, देयर्स आ सकता था, लेकिन ऐसा प्रोनाउन यूज करना है जो पोजेशन शो करे कि किसका पेन है, ठीक है, राइट। आई होप इट इज क्लियर। दैट पेन ऑफ यू इज लॉस्ट, ये गलत हो जाएगा, राइट। दैट पेन ऑफ ही इज लॉस्ट, ये गलत हो जाएगा, राइट। आई होप इट इज क्लियर। देखो पोजेसिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज हो सकता है, सब्जेक्ट की तरह भी। ऑफ के साथ अगर यूज होगा तो आप बेसिकली क्या यूज करोगे? अगर सेंटेंस में आपको ऑफ गिवन है और यहाँ पे आपको कोई प्रोनाउन यूज करना है तो आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज करोगे। किस लिए यूज करोगे यहाँ पोजेसिव प्रोनाउन? टू शो दी ओनरशिप। ओनरशिप शो करनी है, ये आपको कैसे पता चलेगा? पूरा सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि पेन की बिलोंगिंगनेस के बारे में तो नहीं पूछ रहा कहीं, राइट। नेक्स्ट देखो। अच्छा देखो, कुछ रूल्स हैं पोजेसिव प्रोनाउन से रिलेटेड। पोजेसिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड विद, अच्छा जब भी एक सेंटेंस है और सेंटेंस में ये वाले वर्ड्स मेंशन्ड है, सेपरेशन, लीव, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, साइड, फेवर, उस केस में आप बेसिकली जो पोजेसिव प्रोनाउन है वो नहीं यूज करोगे। जैसे शी नीड्स योर फेवर, ये गलत सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे वर्ड क्या है? फेवर। अगर इनमें से कोई भी वर्ड है सेंटेंस में तो उसके साथ आप पोजेसिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हो, इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। शी नीड्स फेवर फ्रॉम यू जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। अच्छा अपोस्ट्रॉफी वाला लॉजिक आपको समझा दिया था। अपोस्ट्रॉफी जो है हम यूज करते हैं क्या शो करने के लिए? बताती हूँ। ये कॉन्ट्रैक्शन है किस चीज का? इट इज का। इट इज को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखोगे, लेकिन इट्स क्या है? इट्स जो है वो इट की क्या है? प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। ओके तो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी एस जो इज नॉट यूज्ड विद पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ आप ये वाला यूज नहीं करोगे, राइट। आई हैव अ कार, इट्स रेड, इट्स कलर इज रेड, दिस इज रॉन्ग। आई हैव अ कार, इट्स कलर इज रेड, ये ठीक है, ठीक है, इसका कलर रेड है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, रिफ्लेक्सिव भी हम पढ़ चुके थे। देखो कोई भी प्रोनाउन है, कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस जो है ना, अगर पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर है तो आप उसके साथ क्या वर्ड ऐड करोगे? सेल्फ। अगर प्लूरल है तो आपको क्या वर्ड ऐड करना है? सेल्फ। जैसे कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, जैसे कि देम सेल्व्स, देयर सेल्व्स, देम सेल्व्स, आर सेल्व्स, देयर सेल्व्स नहीं होगा, आर सेल्व्स, आई डोंट नो व्हाई आई मेंशन्ड दैट। देम सेल्व्स होगा, आर सेल्व्स होगा, राइट, ओके। यहाँ पे सिंगुलर में माई सेल्फ लिख सकते हो। तो ये वाले जो वर्ड्स फॉर्म होंगे ना, सिंगुलर के साथ सेल्फ ऐड करके और प्लूरल के साथ सेल्फ ऐड करके, ये सब वर्ड्स क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होंगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जिनमें सेल्फ या सेल्फ वर्ड जो है वो मेंशन्ड होता है, ठीक है। माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। देखो यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तीन यूजेस हैं।
ये हम पढ़ चुके हैं। जब भी किसी सेंटेंस में एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, एवेंज, अडैप्ट, एडजस्ट, ट्राइड, एब्सेंट या एंजॉय, ये वर्ड्स मेंशन्ड है, तो आप इनके साथ कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करोगे। जैसे वन शुड अवेल वन सेल्फ, अवेल वर्ड आ गया, अवेल के साथ वन सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी विच लाइफ गिव्स। ठीक है, अगर डोर से रिलेटेड कुछ ऐसा है, इफ द डोर इज अफेक्टेड बाय एक्शन एंड द रिजल्ट जो भी होगा उसमें आप रिफ्लेक्सिव नाउन को कहीं ना कहीं यूज करोगे। जैसे आई कट माई फिंगर माई सेल्फ। ठीक है, मैंने अपनी फिंगर खुद ही काट ली। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्या है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड व्हेन सब्जेक्ट एम्फसाइजेस हिज एक्शन और स्किल। मतलब सब्जेक्ट जो है जब अपने ही किसी एक्शन की बात कर रहा है या अपने ही किसी स्पेशल स्किल की बात कर रहा है, तब भी आप क्या यूज करोगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे इसके हमने कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे, याद है? आई कैन डू माई वर्क माई सेल्फ। ये देखो, जब सब्जेक्ट अपने ही एक्शन पे फोकस कर रहा है, व्हेन सब्जेक्ट इज फोकसिंग ऑन इट्स ओन एक्शन, तो हम ये यूज करते हैं, आई विल माई सेल्फ कंप्लीट माई वर्क। ये हो गया ना, माई सेल्फ, मैं खुद से कर लूंगी अपना काम। तो यहाँ पे सब्जेक्ट किसके ऊपर फोकस कर रहा है? अपने ऊपर। आई विल माई सेल्फ कंप्लीट माई वर्क। वी विल आर सेल्फ फेस दिस प्रॉब्लम। किस चीज पे फोकस कर रहा है? प्रॉब्लम पे। कौन फेस करेगा? हम खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली आर सेल्फ यूज हुआ, राइट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉट यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब इसको आप सेंटेंस की बिगिनिंग में भी सब्जेक्ट की तरह भी यूज नहीं कर सकते और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज नहीं कर सकते, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा, राइट? देखो, माई सेल्फ सागर फ्रॉम पंजाब, ये गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माई सेल्फ को आपने कैसे यूज किया? सब्जेक्ट की जगह। आई एम सागर फ्रॉम पंजाब इज करेक्ट। दिस वुड बी द राइट वे टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, राइट? आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क, ये करेक्ट है। ऐसे अगर लिखा होता आई कैन डू दिस वर्क माई सेल्फ, अब ये गलत हो जाएगा क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं कर सकते। अब अगर आपको एरोनेस सेंटेंसेस में ये सेंटेंस आता तो डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत होती है आपको इसमें मिस्टेक ढूंढने में। क्योंकि पढ़ने में वैसे तो ये सेंटेंस ठीक ही लग रहा है ना। हम लोग यूजुअली हम लोग कॉमनली ये चीज ऐसे बोल देते हैं ना, यूज कर लेते हैं ना ये। बट दैट इज रॉन्ग, यू डोंट हैव टू यूज दैट, राइट? आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह यूज नहीं करते हो। अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हो और ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो यू आर ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इसको आप याद रखोगे। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट की प्लेस पे भी यूज कर रहे हो, जैसे कि इस सेंटेंस में किया, तो भी आप गलत कर रहे हो, वो भी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, राइट? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ये देखो नेक्स्ट, देखो ये सब हम कर चुके हैं। एक और इसमें जो है वो दिया हुआ है, नोट टू, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बाथ, मूव, रेस्ट, हाइड। ये ऐसे फ्यू वर्ड्स हैं विच डू नॉट टेक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हो। जैसे हाइड के साथ देखो, ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द वॉल। दिस इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ हाइड का जो पास्ट फॉर्म है वो हिड है ना, तो इस वर्ड के साथ हाइड या उसकी फॉर्म्स के साथ आप ये यूज नहीं करोगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करोगे। इसको सिंपल तरीके से लिख सकते थे, ही हिड बिहाइंड द वॉल। हिमसेल्फ नहीं आएगा क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, राइट? आई होप इट इज क्लियर। तो ये वर्ड्स जो है इनके साथ आप कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम गोइंग देयर। ये देखो, इस वर्ड के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन विच इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, राइट? तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखोगे। ये देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। आई गेस आज हमें लेक्चर यहीं से शुरू करना था, बट क्योंकि बीच में देयर वाज अ गैप ऑफ 2 days, so it was important that we revise whatever we have studied so that we can stay in touch with the concepts. ठीक है, हेंस प्रोनाउन चैप्टर जितना हमने पढ़ा था उतना मैं आपको रिवाइज करा चुकी हूँ। इट टुक अस सम टाइम बट इट्स ओके, ठीक है?
अभी बताओ इतने में किसी को कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन शुरू करें? इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू विद द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्लीज चैट बॉक्स में कंटिन्यू लिख दो. मीनवाइल आई विल हैव सम वार्म वाटर. अगर डाउट्स हैं तो वो भी मेंशन कर सकते हो. सी वी हैव हाफ एन आवर, है ना? तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन डेफिनेटली हम लोग कर सकते हैं अभी आगे चैप्टर बहुत अच्छे से. ओके चलिए. चलिए लेट्स कंटिन्यू. अब हम ना आज थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन देखेंगे. कौन सा है थर्ड टाइप ऑफ प्रोनाउन? बहुत सिंपल है, देखो, वेरी सिंपल. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन देखो क्या होते हैं. Demonstrative pronouns are those pronouns that are used to point towards something specific within the sentence. तो हम demonstrative pronoun देखो, demonstrative word definition पे बाद में जाएंगे. Demonstrative अगर मैं एज अ वर्ड वोकैबुलरी भी करनी है ना, आपको एंटोनिम सिनोनिम भी पता होने चाहिए. ठीक है. अब डेमोन्स्ट्रेटिव जो है एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है. डेमोन्स्ट्रेटिव या फिर डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? डेमोन्स्ट्रेटिव भी हो सकता है, या नॉर्मल अगर हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन, राइट? इन वर्ड्स का मतलब क्या होता है? इन वर्ड्स का मतलब होता है आपको ये शो करना दैट समथिंग इज ट्रू. ठीक है. जब आप किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, जब किसी चीज को आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि यार ये ठीक है या नहीं ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, प्लीज डेमो दे दो, डेमो क्लास. व्हाट इज डेमो क्लास? इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव क्लास. डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब यू वांट टू चेक द स्किल ऑफ द टीचर कि मैम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ आ भी रहा है या नहीं. तो डेमो क्लास इज व्हाट? इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव क्लास, राइट? तो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होगा? समथिंग दैट शोज क्लियरली दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू. ठीक है. समथिंग दैट shows that something is true and it exists. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है. ओके. तो ये जो है ये बेसिकली क्या हो गया? आपका वर्ड हो गया. तो ये तो नॉर्मल वर्ड हो गया. अब इसका आज जाके सिनोनिम एंटोनिम खुद से ढूंढ लेना. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड के क्या होंगे? सिनोनिम प्रूफ होगा, कंफर्मेशन होगा इसका सिनोनिम. और क्या हो सकता है? सेम देखो, वेरिफिकेशन हो सकता है इसका सिनोनिम अगर सेंटेंस में आया. एग्जिबिशन हो सकता है इसका सिनोनिम. अच्छा, इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेशन सिनोनिम हो सकता है. तो इस तरीके से डिस्प्ले सिनोनिम हो सकता है. ठीक है. इस तरीके से इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हो सकते हैं. आप लोग इसको जाके चेक कर लेना. ठीक है. तो एक नॉर्मल इंग्लिश वर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव या डेमोन्स्ट्रेशन. ठीक है. अब वही वर्ड से ये वर्ड आया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे? वो प्रोनाउंस होंगे जो बेसिकली क्या शो करेंगे कि सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक जो है उसको शो करने की कोशिश करेंगे. तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या करेंगे? जो सेंटेंस में कुछ स्पेसिफिक है उसको क्या करेंगे? शो करने की कोशिश करेंगे. जैसे देखो कौन से डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं प्रोनाउंस, इनके एग्जांपल देखो. दिस, दैट, दीज, दोज, सच, वन, ये सब बेसिकली क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. ठीक है. आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी. डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड का क्या मतलब होता है? ये शो करना कि समथिंग एग्जिस्ट या समथिंग इज ट्रू, राइट? और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे? जो क्या शो करेंगे कि एक सेंटेंस में क्या स्पेसिफिक बात हो रही है. ठीक है. हेंस हम इसको क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. क्योंकि ये क्या करते हैं? शो करते हैं. किस चीज को? सेंटेंस में किसी स्पेसिफिक चीज को, जिस स्पेसिफिक थिंग या पर्सन की बात हो रही होती है उसको शो करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देखो, यूजेस ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. सबसे पहले दिस का देख ले. दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन्स दैट आर प्लेस्ड क्लोजर. ठीक है. ऐसी देखो, ऐसी चीजें कुछ भी
नाउन्स जो क्या है, सिंगुलर है और आपके पास ही है, क्लोज टू यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई पेन पड़ा है तो मैं उसके लिए क्या यूज करूंगी, दिस इज पेन, ये पेन। ठीक है, पेन क्या है, नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है, अब ये पेन क्या है, जो चीज आपके पास पड़ी है, विच इज प्लेस्ड क्लोजर टू यू। अगर आप यहाँ पे हो, इफ यू आर सिटिंग हियर, आपके पास ही जो कुछ चीज पड़ी है, उस चीज को शो करने के लिए आप क्या यूज करोगे, आप दिस वर्ड यूज करोगे। जैसे पेन अगर यहाँ पे पड़ा है, इफ द पेन इज हियर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन, आप क्या बोलोगे, दिस इज पेन। इसको पॉइंट करके क्या बोलोगे, ये पेन है। तो आप शो करने की कोशिश कर रहे हो ना पेन, तो यहाँ पे आप किस चीज को शो कर रहे हो, पेन को। तो दिस वर्ड आप कहाँ यूज करते हो, जब नाउन सिंगुलर होता है और आपके आसपास ही कहीं पड़ा वो नाउन, लाइक वो चीज जो है आपके आसपास ही पड़ी, वो थिंग, वो पर्सन, राइट। दीज कब यूज होता है, दीज यूज होता है प्लूरल प्रोनाउंस के लिए, दैट आर प्लेस्ड नियर। अब वो पेन्स जो हैं, अगर ये वन पेन नहीं होता और यहाँ पे 100 पेन्स पड़े होते लेकिन आपके पास ही पड़े होते, तो आप उनके लिए क्या यूज करते, दीज यूज करते। तो दिस जो है हम कब यूज करते हैं, जब नाउन क्या है, सिंगुलर है। और दीज कब यूज करते हैं, जब नाउन क्या है, प्लूरल है। लेकिन ये वर्ड्स हम कब यूज करेंगे, जब ये दोनों नाउन जो है आपके कहीं आसपास पड़ी हुई किसी थिंग को क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। ठीक है, ये जो थिंग है ये आपके पास होनी चाहिए, कहीं ना कहीं इधर आसपास। उसको शो करने के लिए आप ये वर्ड्स को क्या करते हो, यूज करते हो। दिस जो है सिंगुलर नाउन के लिए यूज होगा, दिस प्लूरल नाउन के लिए। देखो यहाँ वन पेन की बात हो रही थी तो यहाँ दिस यूज किया। यहाँ पेन्स हमें नहीं पता, इट कुड बी 2 पेन, इट कुड बी 200, इट कुड बी 2000। यहाँ मल्टीपल पेन्स की बात हो रही है तो क्या यूज किया, दीज। ठीक है, दैट देखो किस लिए यूज करते हैं, टू डेमोन्स्ट्रेट सिंगुलर नाउन दैट आर प्लेस्ड फार। यहाँ पे फार आना चाहिए था। अब अगर यही पेन जो है, आप अगर यहाँ पे बैठे हो, इफ यू आर सिटिंग हियर, ठीक है, आपके पास पेन पड़ा है तो आप क्या यूज कर रहे हो, दिस। कब दिस यूज करोगे, जब वन पेन की बात हो रही है। अगर यही आपके पास जो पेन पड़ा है, क्लोज टू यू जो पेन है, ठीक है, अगर वो 100 पेन है तो उसके लिए क्या यूज कर दोगे, दीज यूज करोगे। दैट कब यूज करोगे, जब इस पेन को उठा के मैं यहाँ पे रख दूंगी, ये आ गया पेन। अब इस पेन को शो करने के लिए आप क्या यूज करोगे, दैट वर्ड, क्योंकि ये पेन आपसे क्या है, बहुत ज्यादा फार है। तो फार पड़ी हुई चीजों को, दूर पड़ी हुई चीजों को शो करने के लिए आप क्या यूज करते हो, दैट। दैट कब यूज करोगे, जब यहाँ पे वन पेन है, दैट इज पेन। दोज कब यूज करोगे, जब प्लूरल नाउन है, दूर है आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे वन पेन की जगह अगर मैं बोलूं 100 पेन्स, लेकिन ये आपसे इतनी ही दूर है, तो आप क्या यूज करते, दोज यूज करते, राइट। आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर। ठीक है, आई होप ये लॉजिक सबको क्लियर हो रहा होगा। दिस का, दीज का, दैट का, दोज का, ये दोनों कब यूज करते हो, ये नाउन जब सिंगुलर है, ये नाउन जब प्लूरल है। लेकिन ये दोनों नाउन्स क्या है, क्लोज हैं आपके। ये नाउन जब सिंगुलर है, ये नाउन जब प्लूरल है, लेकिन ये दोनों कब, जब ये फार अवे है। ठीक है, तो ये यूज ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। कुछ और देख लेते हैं। देखो नेक्स्ट रूल क्या बोलता है, यहाँ पे देखो, दैट इज पेन, सिंगुलर है लेकिन दूर पड़ा होगा, कहीं ना कहीं फार प्लेस्ड होगा, हेंस इसके लिए दैट यूज किया। दोज कब यूज करना है, जब प्लूरल नाउन है लेकिन दूर पड़ा है, दैट दोज आर पेन्स। पेन्स अब प्लूरल हो गया, दूर पड़े होंगे पेन, इसलिए दोज। वन एंड वंस आर यूज्ड एज सब्स्टिट्यूट्स फॉर नाउन। नाउन के सब्स्टिट्यूट की तरह हम वन या वंस को यूज करते हैं। देखो, आई हैव लॉस्ट माई बुक बट आई हैव गॉट वन फ्रॉम माई वॉट एवर, जो भी आगे सेंटेंस होगा। अब देखो, आई हैव लॉस्ट माई बुक, यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, लॉस्ट माई बुक आपका बेसिकली क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस में। ठीक है, लॉस्ट यहाँ पे बेसिकली आपका वर्ब भी है। ठीक है, और ये बेसिकली माई बुक क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, माई बुक जो है, दिस इज, यहाँ पे बुक क्या है, आपका कॉमन नाउन। इस कॉमन नाउन को फर्दर सेंटेंस में रिप्लेस करने के लिए आपने क्या यूज किया, वन। तो यहाँ पे वन किस लिए यूज हुआ, इस कॉमन नाउन को रिप्लेस करने के लिए। आई हैव लॉस्ट माई बुक बट आई हैव गॉट वन फ्रॉम माई फ्रेंड। फ्रेंड ही होगा आई गेस। देख लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। देखो, ये देखो,
ठीक है, आई हैव आई हैव लॉस्ट माई बुक, यहाँ बुक के लिए ये बुक वर्ड जो है दिस इज योर कॉमन नाउन, इस वर्ड को यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए वन यूज किया। अगर ये बुक्स, ये बुक जो है ये प्लूरल होता तो हम क्या यूज कर लेते, वंस यूज कर लेते। वन कब यूज करेंगे, जब सिंगुलर है। वंस कब यूज करेंगे, जब प्लूरल है। यहाँ पे नाउन अगर प्लूरल होता तो राइट, आई होप इट इज क्लियर। तो ये दोनों वर्ड्स आप कब यूज करते हो, नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हो, ये भी प्रोनाउन ही है। ठीक है, वन कब यूज करोगे, जब नाउन सिंगुलर है, और वंस कब यूज करोगे, जब नाउन क्या है, प्लूरल है। ठीक है, सच देखो, सच इज ऑल्सो यूज एज अ सब्सटीट्यूट फॉर नाउन। आई एम अ टीचर एंड एज सच आई शुड बी अनबाइस्ड। देखो यहाँ पे टीचर जो है उसके लिए सच वर्ड यूज किया गया, एज सच। एज यहाँ पे एज सच क्यों यूज किया, देखो आई एम अ टीचर एंड एज सच आई शुड बी अनबाइस्ड। एज सच मतलब कि बीइंग अ टीचर मुझे क्या होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए। आई शुड नॉट बी tilted towards one student, I should not be doing for one student, I should be equally good for all, I should be equally helping for all, right? अब आज के लिए आपको एक और वर्ड मिल गया, अनबाइस्ड। ठीक है, या इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, बाइस्ड होगा। ठीक है, इसको बेसिकली देख लेना, मीनिंग्स देख लेना, एंटोनिम सिनोनिम देख लेना, राइट? तो यहाँ पे सच वर्ड किस लिए यूज किया गया, एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम अ टीचर एंड एज सच आई शुड बी अनबाइस्ड। ठीक है, आई होप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो सबको समझ आ गया होगा। अब एक स्टूडेंट था जो मुझसे बेसिकली क्या कर रहा था, एक क्वेश्चन पूछा था शायद, आई डोंट रिमेम्बर द क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लेना। राइट, किसी को कुछ डाउट है? एनी डाउट? प्लीज जल्दी से नो डाउट लिख दो अगर नहीं है। नेक्स्ट हम शुरू कर रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। वी स्टिल हैव 15 मिनट्स, वी कैन फिनिश वन और टू टाइप्स मोर। जल्दी से बताओ, शुरू करें रिलेटिव प्रोनाउन। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, देखो नाम से क्या पता चल रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव मतलब कहीं ना कहीं क्या कर रहा होगा, रिलेट कर रहा होगा। इट वुड हैव बीन रिलेटिंग टू समथिंग और समवन, राइट राइट। रिलेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन देखो, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, इट इज नॉट योर, ये वो वाला वर्ड नहीं है। देखो रिलेटिव वर्ड जो है इसके दो तीन मीनिंग्स हो सकते हैं। एक तो रिलेटिव वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, वी यूज रिलेटिव वर्ड्स फॉर आवर रिलेटिव्स। मेरा कजन, उनकी मदर, लाइक फॉर माई आंट आंटी, वो वाला रिलेटिव्स हम यूज करते हैं। दूसरा जो है रिलेटिव वर्ड हम कब यूज करते हैं, हम कंपैरिजन के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जब हम किसी और चीज को किसी और एक चीज को किसी और चीज के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं, तो कंपैरिजन में भी हम बेसिकली क्या यूज करते हैं। ठीक है, इस वर्ड को बेसिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट देखो, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है, ऐसा प्रोनाउन है विच रिलेट्स क्लॉज या फ्रेज टू अ नाउन और प्रोनाउन। एक क्लॉज होगा या फ्रेज होगा, उसको किससे रिलेट करने की कोशिश करेगा, उसको रिलेट करने की कोशिश करेगा किसी नाउन से, राइट? जैसे हु, विच, दैट, ये सब बेसिकली क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। सो वन पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट को दूसरी पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट के साथ क्या करेगा, ज्वाइन करेगा या रिलेट करेगा, उनका रिलेशनशिप बताएगा कि किस तरीके से ये दोनों लिंक्ड है। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस हमने बेसिकली आर्टिकल चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, रूल्स पढ़े थे हमने रिलेटिव प्रोनाउंस को लेके, याद है? ठीक है, नहीं याद है तो रिवाइज कर लेना। अब याद रखो, यूजेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन देखो, हु कहाँ यूज करते हैं, हुम कहाँ यूज करते हैं। हु एंड हुम आर यूज्ड फॉर ह्यूमंस इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केसेस स्पेशली। तो हम हु को बेसिकली कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो हु वर्ड एंड हुम वर्ड। पहली चीज, किसी भी सेंटेंस में किसी ह्यूमन के लिए यूज करोगे आप। ठीक है, दूसरी चीज,
सेंटेंस में आप उसको सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, राइट? देखो, शी इज द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश, ठीक है? शी इज द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश, यहाँ हु ऑब्जेक्ट में यूज हुआ। दे आर स्टूडेंट्स हु शी टीच, यहाँ पे देखो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ, ठीक है? हु आर यू, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, ठीक है? तो आप बेसिकली हु या होम वर्ड को ह्यूमंस के लिए यूज करते हो, और सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह भी यूज कर सकते हो, और ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है? दूसरा देखो, विच वर्ड जो है, विच वर्ड, विच इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, इसको आप कब यूज करते हो? सब चीजों को दिखाने के लिए या सब चीजों के लिए यूज कर सकते हो एक्सेप्ट ह्यूमंस। आप किसी लड़की के लिए विच गर्ल इज दिस, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप ह्यूमंस के लिए विच वर्ड को यूज नहीं करते हो, आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए विच वर्ड को यूज करते हो, एक्सेप्ट ह्यूमंस। इट विच इज यूज फॉर ऑल एक्सेप्ट ह्यूमन, सब चीजों के लिए यूज करोगे लेकिन ह्यूमंस के लिए यूज नहीं करोगे। अब इसमें नॉन लिविंग थिंग्स भी आ गई, राइट? देखो नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द कार विच आई बॉट। अब ये कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग ही है ना। दिस इज द कार विच आई बॉट, तो विच वर्ड हमने यहाँ नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया, ठीक है? दिस इज माई आंट विच केम फ्रॉम दिल्ली टुडे। अब यहाँ देखो ह्यूमन है, तो इसके साथ यहाँ विच वर्ड यूज करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है? यू जस्ट हैव टू यूज दिस वर्ड विद दी, यू कैन यूज इट विद एनीवन एक्सेप्ट ह्यूमंस, ह्यूमंस के साथ आप इस वर्ड को यूज नहीं करोगे, ठीक है? हु और हुम को हम किसके साथ यूज करते हैं? ह्यूमंस के साथ यूज करते हैं, और किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो इसका एग्जाम्पल, दिस इज अ कार विच आई बॉट, तो यहाँ पे विच वर्ड जो है, देखो ये एक दिस इज द कार। अब ये देखो रिलेटिव प्रोनाउन कैसे है, दिस इज द कार, ये क्या है आपका? वन फ्रेज, ठीक है? लेकिन ये फ्रेज नहीं है, ये क्या आ जाएगा आपका? क्लॉज, क्योंकि फ्रेज में सब्जेक्ट नहीं होता है। मैंने इसको फ्रेज क्यों नहीं बोला? देखो मैंने बोला दिस इज अ फ्रेज, फिर मैंने क्या बोला? फिर मैंने देखा यहाँ पे तो सब्जेक्ट मेंशन्ड है, तो ये फ्रेज हो ही नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो फ्रेज में मेंशन नहीं होता। हेंस दिस इज व्हाट? दिस इज क्लॉज, राइट? दिस इज द कार, ये देखो ये भी अपने आप में बेसिकली दिस इज द कार, ठीक है? यहाँ पे बेसिकली ये फ्रेज हो सकता है, यहाँ पे आपके पास सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है? अब ये बेसिकली क्या आ जाएगा, इन दोनों को क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, इन दोनों के बीच में रिलेटिव रिलेशन बता रहा है, रिलेट कर रहा है। तो ऐसा प्रोनाउन जो किसी फ्रेज या क्लॉज को भी बेसिकली क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है आपस में, उनको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज एस्टैब्लिशिंग द लिंक ऑफ दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस विद दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन। ये वही कार है जो मैं लेके आई, दिस इज द कार विच आई बॉट, राइट? अब मैंने आपको इनके यूजेस भी सिखा दिए कि आप हु और हुम वर्ड को कहाँ यूज करते हो, विच वर्ड को कहाँ यूज करते हो, और रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। आई होप आपको ये डेफिनेशन भी अभी समझ आ गई होगी। हुज वर्ड देखो कहाँ यूज करते हैं, हुज वर्ड जो है इज यूज्ड इन पोजेसिव केस। पोजेसिव केस मतलब बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए आप यूज करोगे, हुज पेन इज दिस, ठीक है? ये देखो, अब मैं अगर यहाँ किसी से पूछ रही हूँ हुज पेन इज दिस, डेफिनेटली आई एम आस्किंग फॉर द ओनरशिप ऑफ द पेन ना, किसका पेन है ये? आप मेरे को क्या कहोगे? उस इंसान का नाम बताओगे जिसका वो पेन होगा, राइट? यही होगा। तो यहाँ पे बिलोंगिंगनेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? हुज वर्ड को यूज करते हैं। देखो हुज इज यूज इन पोजेसिव केस, दीज आर द चिल्ड्रन हुज फादर हैज डाइड। अब ये वही चिल्ड्रन है जिनके फादर हैज डाइड, तो ये हुज वर्ड जो है एक तरीके से चाइल्ड और फादर के बीच में क्या दिखा रहा है? एक रिलेशन दिखा रहा है, ठीक है? पोजेशन दिखा रहा है कि ये बच्चे किसके हैं, किसके? जिस फादर के, राइट? ये आ जाएगा। एक मैंने आपको पेन वाला एग्जांपल दे दिया, हुज पेन इज दिस, राइट? सो दैट इज अनदर थिंग, राइट? तो हुज का देखा, विच का देखा, हु एंड होम भी देख लिया। अब देखो, इफ अ ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग और एनिमल आर जॉइंड बाय एंड, देन द रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड। हम रिलेटिव प्रोनाउन कब दैट यूज करते हैं? देखो वो इसने बताया है, इसने यहाँ पे इस रूल में क्या बताया कि हम दैट को कब यूज करते हैं। अगर आप किसी भी ह्यूमन के साथ एंड लगा के यहाँ पे किसी भी एनिमल को या नॉन लिविंग थिंग को क्या कर रहे हो? ज्वाइन कर रहे हो,
तो उस केस में आप बेसिकली क्या यूज करोगे, रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे। ठीक है, सेंटेंस अगर इस तरीके से गिवन है, ह्यूमन को आपने किसी एनिमल या नॉन लिविंग थिंग के साथ ज्वाइन किया, क्या यूज करके, एंड यूज करके। एग्जाम्पल देखो इसका फिर ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ये देखो, ये देखो, ये था ना रूल नंबर 4। इफ ह्यूमंस एंड नॉन लिविंग थिंग और एनिमल्स आर जॉइंड बाय एंड, मतलब देखो द गर्ल्स एंड हर डॉग, यहाँ गर्ल क्या है, ह्यूमन है, डॉग क्या है, एनिमल है। दैट आई सॉ लीस्ट संडे आर एब्सेंट, लास्ट संडे आना था यहाँ पे, लास्ट संडे आर एब्सेंट, राइट। ठीक है, द गर्ल एंड हर डॉग, अब यहाँ देखो द गर्ल एंड हर डॉग, यहाँ पे मैंने बेसिकली क्या यूज किया, सेंटेंस में ह्यूमन है, एनिमल है, और इनको एंड से जोड़ा, अब इनके साथ मैंने दैट वर्ड को यूज किया। इफ अ ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग आर जॉइंड बाय एंड, देन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा, दैट यूज होगा। ठीक है, ये ह्यूमन है सेंटेंस में, यहाँ पे आपने कोई भी एनिमल भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, इसको एंड से ज्वाइन करो और इनके साथ यहाँ पे क्या यूज करोगे, दैट, राइट। देखो सुपरलेटिव डिग्री, आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री दैट इज यूज्ड, हम देखिए वहां पे भी पढ़ा था। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ किसकी होगी, एडजेक्टिव की, पढ़ के आया ना हम, अभी एडजेक्टिव चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ एडजेक्टिव में हम ऑलरेडी आर्टिकल चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, अब ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन, अब यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, हेंस इसके साथ यहाँ दैट यूज हुआ। तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी आप क्या यूज करोगे, दैट यूज करोगे। वर्ड्स लाइक एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ओनली, फ्यू, द लिटिल, द सेम, ठीक है, ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके साथ भी आप दैट यूज करते हो। आई गेव हिम द फ्यू पेन्स दैट आई गॉट, यहाँ द फ्यू के साथ दैट। शी इज द सेम गर्ल दैट आई हेल्प्ड। ठीक है, तो देखो देखो एक और सेंटेंस देखो, एवरीथिंग, इडियम्स पढ़े होंगे ना, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, एवरीथिंग के साथ क्या यूज किया, दैट यूज किया, राइट। तो इसी तरीके से वर्ड्स जो है कौन सा बेसिकली प्रोनाउन यूज करते हैं, दैट प्रोनाउन यूज करते हैं, और दैट कौन सा प्रोनाउन है, दैट इज योर रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप अब सबको रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। सेंटेंस का एक क्लॉज या एक फ्रेज को दूसरे क्लॉज या दूसरे फ्रेज के साथ क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, लिंक करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ऐसे प्रोनाउंस को हम बेसिकली, जो यहाँ पे प्रोनाउंस यूज होंगे इनको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। ये 6 के 6 रूल्स, आई जस्ट होप सबको समझ आ गए होंगे। ठीक है। इनमें किसी को कुछ डाउट है? नेक्स्ट देखो, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या है, बहुत सिंपल प्रोनाउन है। नाम से देखो क्या पता चल रहा है, इंटेरोगेटिव मतलब कुछ क्वेश्चन पूछने में यूज करोगे। ठीक है, ये देखो डेफिनेशन में भी वही है। तो आप ये जो वर्ड है इसको मीनिंग को रिलेट करने की कोशिश किया करो, डेफिनेशन आपको खुद ही याद हो जाएगी, कॉन्सेप्ट आपको खुद ही याद हो जाएगा, राइट। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, जैसे कि हु, विच, व्हाट, ये सब आप वर्ड्स यूज करते हो ना WH फैमिली के, व्हेन, व्हाई, ठीक है, वेयर, ये सब वर्ड्स जब आप यूज करते हो ये क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस ही तो है। क्यों यूज कर रहे हो आप इनको सेंटेंस में, क्वेश्चंस पूछने के लिए। हु कब यूज करोगे, जब आप सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हो, हु इज द मतलब किसने काम किया, जब भी सब्जेक्ट की बात होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप बेसिकली क्या यूज करोगे, आप हु यूज करोगे। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, ये देखो, व्हाट इज द एग्जाम्पल, हु इज यूज टू आस्क अबाउट द सब्जेक्ट, जब आपने पूछना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है। फॉर एग्जाम्पल, राम इज डूइंग हिज होमवर्क, अगर मैं यहाँ पे पूछूं हु इज डूइंग हिज होमवर्क, तो आप क्या बोलोगे, राम। अब यहाँ पे सेंटेंस में राम क्या है, सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो जब भी सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में पूछ रहे हैं तो आप क्या यूज करोगे, हु यूज करोगे, हु इज शी,
अब यहाँ पे बोल दो शी इज अ गर्ल, राइट? ओके, नेक्स्ट देखो whom इज यूज टू आस्क अबाउट द ऑब्जेक्ट। जब भी आपने सेंटेंस में, कोई भी सेंटेंस अगर है, जब भी आपने ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो आप क्या यूज करोगे? whom यूज करोगे। whom हैव यू कॉल्ड, तो मैं क्या बोलूंगी? फॉर एग्जाम्पल आई कॉल्ड राम। अब आप मुझसे पूछ रहे हो whom have you called, तो आई विल बी सेइंग राम। अब राम यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, दिस इज सब्जेक्ट एंड दिस इज वर्ब। तो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में क्वेश्चनिंग जब हो रही है तो आप whom वर्ड को यूज करते हैं, राइट? whose कब यूज करते हैं? हम पहले भी पढ़ के आए हैं, पोजेशन को शो करने के लिए। whose car is that, whose pen is that, whose book is that, right? who is your whose, okay, that was who ना, ठीक है। whose pen is that, तो इस तरीके से पोजेशन जो है वो बेसिकली शो करने के लिए आप क्या यूज करते हो? whose यूज करते हो। whose is not used for non living things, ये चीज याद रख लो, ठीक है। that is the pen whose cap was lost, ये गलत हो गया। that is the pen the cap of which was lost। अब आई होप यहाँ पे whose और which का डिफरेंस समझ आ गया होगा। which हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और whose हम किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमंस के लिए, राइट? ये डिफरेंस आई होप आपको समझ आ गया होगा। दिस इज द पेन हुज कैप इज लॉस्ट, हु इज नॉट यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग। हुज डॉग इज दैट, हो गया लिविंग थिंग। हुज कार इज दैट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हु का देखा आपने, सब्जेक्ट को बारे में जब पूछना हो तो आप हु यूज करते हो। होम कब यूज करते हो? जब ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना हो। हुज कब यूज करते हो? जब पोजेशन ऑफ समथिंग के बारे में पूछना हो, ठीक है। लेकिन हुज को आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज नहीं करोगे, यू विल यूज इट फॉर लिविंग थिंग्स। अब लिविंग थिंग्स कुड बी ह्यूमंस, इट कुड बी सम क्रिएचर्स, राइट? विच इज यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग्स, विच जो है आप पर्सन के लिए भी यूज कर सकते हो, थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हो। इफ अ चॉइस कब यूज करोगे? पर इफ अ चॉइस हैज टू बी मेड बिटवीन द टू और मोर। जब भी आपको इस तरीके का सेंटेंस आएगा जहां पे आपसे दो चीजों के बीच में चॉइस पूछी जाएगी, उस केस में आप क्या कर सकते हो? whose को यूज कर सकते हो फॉर पर्सन्स ऑल्सो एंड थिंग्स ऑल्सो। अभी तक हम क्या पढ़ते आए? विच को हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं, बट विच को आप एक केस में, देखो ये एक्सेप्शन ही है एक तरीके से, दिस इज वन ऑफ द एक्सेप्शंस। जब भी आपके पास चॉइसेस होंगी, एक से ज्यादा के बीच में आपको चूज करना होगा, तो उस केस में आप विच को किस लिए यूज कर सकते हो? आप विच को पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हो, राइट? उस केस में आप विच को किसके लिए यूज करोगे? पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट रूल देखो। देखो बहुत इजी चैप्टर है, ऐसा नहीं है मुश्किल है, सिर्फ हमें बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर को, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। देर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिमेम्बर, दिस चैप्टर हैज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिमेम्बर, इसीलिए इस चैप्टर को लास्ट में रखा था। अब इसको आराम से रिवाइज करते हुए पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को याद हो जाए। देखो वेयर, बाय, व्हेन, ये तीन क्या है? WH फैमिली के वर्ड्स, जिनको हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की तरह यूज करते हैं। दैट मीन्स टू आस्क समथिंग। पर क्या पूछेंगे हम इन प्रोनाउंस को यूज करके? आप कहोगे मैम ओके दीज आर इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, बट आप इनसे, इनको यूज करके क्या पूछोगे? आपको अगर किसी प्लेस के बारे में पूछना है तो आप वेयर यूज करोगे। आपको रीजन पूछना है किसी बात का, वाई यूज करोगे। आपको टाइम पूछना है तो व्हेन यूज करोगे, ठीक है। तो वेयर आप कब यूज करते हो? प्लेस के लिए, वेयर इज योर बुक। वाई कब यूज करते हो? रीजन के लिए, वाई आर यू सैड। व्हेन कब यूज करते हो? टाइम के लिए, व्हेन विल यू कम हियर। आई होप आई एम मेकिंग सेंस, आई होप ये सबको क्लियर है। अब बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम है? देखो ये चैप्टर मुश्किल नहीं है, इसमें बस इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन है जो हमें बार बार रिवाइज करके ही याद हो। तो अगर अभी के लिए ऐसा कुछ है जो आपको समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क मी। और आई जस्ट वाइंड अप द क्लास बिकॉज इट्स ऑलरेडी 8:20। कल हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे क्योंकि बहुत थोड़ा सा चैप्टर रह गया, वी हैव ऑलमोस्ट फिनिश दिस चैप्टर। बट कल इस चैप्टर को मैं फॉर्मली फिनिश कर दूंगी और परसों से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एडजेक्टिव, राइट?
थोड़ा सा ही रह गया है, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रह गए हैं आपके, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंडेफिनिट। लास्ट जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। सो आफ्टर दैट वी विल बी फिनिशिंग, कल हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, एडजेक्टिव्स। आपके पता है कौन कौन से चैप्टर्स रह गए हैं आपके बैच में? एडजेक्टिव्स रह गया, एडवर्ब, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स हम लोग क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ठीक है। और ये चैप्टर्स अब से, क्योंकि नवंबर स्टार्ट हो जाएगा, ये चैप्टर्स हम मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे, ये 3 दिन जो है हम ये चैप्टर्स पढ़ा करेंगे। थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों को हम यूज करेंगे टू रिवाइज द एंटायर सिलेबस फॉर योर एग्जाम। अभी बताओ ये ठीक है? थर्सडेज एंड फ्राइडेज वी विल बी यूजिंग फॉर द रिविजन। अभी हम सिर्फ फ्राइडे यूज कर रहे थे ना, बट अभी नवंबर आ गया है। आज व्हाट इज द डेट टुडे? टुडे इज 30th अक्टूबर, ठीक है। 30th, 31st, इस पर्टिकुलर थर्सडे एंड फ्राइडे से हम लोग सिलेबस की रिवीजन करेंगे 2 days अ वीक, ठीक है। और ये जो 3 days होंगे इसमें हम न्यू चैप्टर्स पढ़ेंगे, क्योंकि आपके न्यू चैप्टर्स सिर्फ 4 ही हैं जो रहते हैं, बहुत कम चैप्टर्स हैं, और ये बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, वेरी इजी चैप्टर्स, राइट। सो वी डोंट हैव टू यूज मच ऑफ आवर ब्रेन्स इन दीज चैप्टर्स। और इन चैप्टर में से बहुत रेयरली आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे वो ये ऑलरेडी कवर्ड, उनको ही रिवाइज करने के लिए ये 2 दिन फिक्स किए हैं। और जो ये वाले चैप्टर्स हैं जिनमें से प्रोबेबिलिटी कम होती है क्वेश्चन पूछने की, उनको हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को हम कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपका सिलेबस भी जो है वो कंप्लीट हो जाए। और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिलेबस में, जिन पे क्वेश्चंस पूछ रहा है एग्जामिनर, उनको हम रिवाइज भी कर लें, ठीक है। लास्ट में अगर ये वाले चैप्टर्स हम किसी एक दिन क्या करेंगे, एग्जाम से पहले इन चैप्टर्स को भी रिवाइज कर देंगे, ठीक है। आई होप इट इज ओके विद एवरीवन, ठीक है ना ये? Yes, exactly. Revision is good and it is necessary also. And that is why मैंने हफ्ते में, इस वीक से हम लोग क्या करेंगे, नवंबर स्टार्ट हो गया, अगर आपका एग्जाम मिड ऑफ नवंबर के बाद हो रहा है, तो हम लोग एटलीस्ट अपने थर्सडेज एंड फ्राइडेज रिविजन में यूज कर पाएंगे। और आप सबको पता है ये चैप्टर्स लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, दीज चैप्टर्स आर लीस्ट इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्वेश्चन नहीं आएगा, आ सकता है, बट 1 or 2 मार्कर, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे इन चैप्टर्स में से। बट फिर भी हम इन चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे मंडेज, ट्यूसडेज एंड वेडनेसडेज, ताकि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करके करेक्ट करके आओ। बट ये चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका रिविजन आप खुद भी कर लोगे, बट स्टिल अगर टाइम होगा, इफ टाइम विल अलाउ, तो थर्सडेज एंड फ्राइडेज को नवंबर में मैं इन चैप्टर्स को भी रिवाइज करा दूंगी। बट फॉर टाइम बीइंग, अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे टेंसेस, वॉइस, नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन, ये सब चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, ये चैप्टर्स मैं आपको अभी इनिशियली करा दूं, ठीक है। ताकि आप घर पे उसको खुद से भी पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, ठीक है। आई होप एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस प्लान ऑफ रिविजन। किसी को कुछ प्रॉब्लम है इस प्लान ऑफ रिविजन से? एनीबडी हैविंग एनी प्रॉब्लम विद दिस प्लान ऑफ रिविजन? अगर आप लोग कंफर्टेबल हो तो गिव अ थम्स अप, एल्स अगर कुछ प्रॉब्लम है तो यू गाइस कैन मेंशन। हम लोग, आई विल टेक द सजेशंस, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम ना। सो एवरीवन इज ओके विद इट, बिकॉज हम लोग ना, देखो अगर 50 क्वेश्चंस आ रहे हैं इंग्लिश में, आई वांट यू ऑल टू स्कोर 35 प्लस इन इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, 35 प्लस सबके होने चाहिए, एंड इफ पॉसिबल इट शुड बी क्रॉसिंग 40। तो हमारा जो टारगेट है एग्जाम में, दैट इज ऑफ 35 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश, राइट। अब वो 35 प्लस कैन बी 40 ऑल्सो, 50 क्वेश्चन आते हैं ना इंग्लिश के, तो हमें 35 प्लस एनी हाउ स्कोर करने हैं, बिकॉज हम इतनी रिविजन्स कर रहे हैं, हम लोग इतनी बार कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, राइट। सो दिस इज आवर टारगेट। ईच स्टूडेंट, मेरा हर एक बच्चा इस बैच का मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर करना चाहिए, राइट, दैट इज माई टारगेट। एंड मैक्सिमम जो है वो 35 प्लस जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच यू हैव रिवाइज्ड, हाउ मच यू हैव प्रैक्टिस्ड। बट 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप बिल्कुल करेक्ट करके आओगे, उसके लिए हम प्रैक्टिस भी कर लेंगे,
ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हम उठा लेंगे, दोबारा से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेंगे। और रिविजन जो सीरीज है थर्सडेज एंड फ्राइडेज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म होने के बाद हम कुछ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी उठाएंगे, ठीक है। वी विल डू ऑल दीज प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो, कुछ कुछ थोड़े थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जैसे सॉल्व कर लेंगे, राइट। जितने भी मेरे पास पेपर्स हैं उन्हीं को हम लोग अगेन सॉल्व कर लेंगे, ताकि आप लोगों को पता चल जाए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। अगर आपको आंसर, फॉर एग्जाम्पल आप रूल भूल गए, आप इतना सब रिवाइज करके जाओगे, ठीक है, बहुत सारा सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का, रिवाइज करके जाओगे, बाई चांस आप कोई रूल भूल जाते हो, इफ यू फॉरगेट सम रूल, राइट, तो उस केस में आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करोगे और किस तरीके से सॉल्व करोगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने प्रोनाउन चैप्टर नहीं पढ़ा, ऐसा तो है नहीं हमने नाउन चैप्टर, हम पढ़ के तो सब कुछ ही जा रहे हैं, बट फिर भी आप भूल जाते हो, तो भी हम उस क्वेश्चन को कैसे करेक्ट सॉल्व करके आएंगे वो सब भी हम लोग देखेंगे, राइट। बिकॉज आवर एम इज टू स्कोर 35 प्लस मार्क्स, एवरीवन, not just one student. I want everyone, those who are appearing for exam in November, should score 35 plus in English. बाकी subjects GK, GS जो है, GS में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, 40 plus भी स्कोर कर सकते हो if you are regular with whatever sir is teaching. अगर आप उसको रेगुलरली रिवाइज कर रहे हो तो जीके में भी देर इज हाई प्रोबेबिलिटी टू स्कोर। मैथ्स तो इज ऑलवेज स्कोरिंग, यू कैन स्कोर 50 आउट ऑफ 15 मैथ्स ऑल्सो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। लाइक मैं अपनी अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई एम वीक इन मैथ्स, आई एम नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, बट स्टिल ठीक है, ओके मैं इतना कर लेती हूँ कि मैं सर्वाइव कर जाऊं एग्जाम, लाइक कट ऑफ क्लियर कर जाऊं, बट आई एम नॉट वेरी गुड in maths. Like I can't score 50 out of 15 maths. That is not possible. My GK is good, my English is okay. तो ठीक है, I hope everyone is clear with whatever we have discussed, right? With this, I'm just winding up the class. I'll see. इसको finish करेंगे, इसको revise करेंगे chapter को कल. So I'll see you all tomorrow. Thank you so much for joining the class. Thank you so much.